हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का शिक्षा फॉर नौकरी में। इस वीडियो लेक्चर में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं उत्तराखंड टेट के लिए मैराथन चैप्टर को डिस्कस करेंगे, जिसमें आज हम लोग बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र के प्रश्नों को देखने वाले हैं। काफी इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है, तो भाई वीडियो को लास्ट तक देखना। थोड़ा सा लंबा होगा ये सेशन, जिसमें आज हम लोग सीडीपी के 50 क्वेश्चंस को कवर अप करने वाले हैं। 50 एमसीक्यूज की सीरीज है भाई मैराथन की, काफी लंबी वीडियो होने वाली है। तो एक एक क्वेश्चन काफी सिलेक्टेड है, बिल्कुल भी मिस मत करना, क्योंकि यहीं से आपके जो है प्रश्न बनने वाले हैं एग्जाम में। जो मैंने टॉपिक कवर अप किए हैं सीडीपी में मैराथन क्वेश्चंस में, तो ये आप सभी लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। पेपर से पहले इस वीडियो को आप जरूर देख के जाना, क्योंकि यहां से आपका रिवीजन हो जाएगा। जितना भी अभी मैं थ्योरी चैप्टर पढ़ा चुका हूं आपको, काफी सारे थ्योरी चैप्टर में ऑलरेडी कवर अप करा चुका हूं, उन पर बेस्ड मैंने एमसीक्यूज यहाँ पर रखे हैं, और कुछ और भी इंपॉर्टेंट मैंने यहाँ पर क्वेश्चंस को इंक्लूड किया है, जो जिन टॉपिक से बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बिना किसी डिले के हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अपने आज के सेशन को। भाई नोट्स वगैरह अगर आपको चाहिए, जितने भी नोट्स अभी तक हम लोग डिस्कस कर चुके हैं थ्योरी के, चाहे वो ये वाली वीडियो के एमसीक्यूज हो, मैराथन सेशन के एमसीक्यूज हो, सारे के सारे आपको जो भी नोट्स में यहाँ आपको पढ़ा रहा हूँ वो आपको मिल जाएंगे। नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से जाकर आप बाय कर सकते हैं, या टेलीग्राम से कनेक्ट कर सकते हैं शिक्षा फॉर नौकरी को। वहां जाकर आप पिन कमेंट से भी बाय कर सकते हैं। बहुत ही ज्यादा यूजफुल नोट्स रहेंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। स्टार्ट करते हैं। वीडियो को आप जितना ज्यादा देखेंगे उतना आप लोगों के लिए यूजफुल रहेगा। हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट कर रहे हैं। विच टाइप ऑफ असेसमेंट इज कंडक्टेड ड्यूरिंग द टीचिंग प्रोसेस टू मॉनिटर स्टूडेंट प्रोग्रेस एंड प्रोवाइड ऑन गोइंग फीडबैक। अब आपको देखो ये क्वेश्चन किस चीज का है भाई। ये क्वेश्चन यहाँ पर असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन से ये क्वेश्चन पूछा गया है, जिसको मैंने अभी रिसेंटली थ्योरी चैप्टर में कवर अप किया था। ठीक है, मैं आपको बताता चलूंगा कहाँ से कौन से क्वेश्चन आया है, कौन सा टॉपिक से मैंने क्वेश्चंस को दिया है, ये सारी चीजें मेंशन कर दूंगा मैं। शिक्षण प्रक्रिया के दौरान किस प्रकार के मूल्यांकन विद्यार्थियों की प्रगति की निगरानी करने और निरंतर प्रतिक्रिया प्रदान करने के लिए किया जाता है? समेटिव असेसमेंट, फॉर्मेटिव असेसमेंट, डायग्नोस्टिक असेसमेंट या नॉन रेफरेंस्ड असेसमेंट। चारों के चारों असेसमेंट को मैंने आप लोगों को समझा दिया था। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी। जो फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है भाई, वो इस चीज के लिए इस्तेमाल किया जाता है। क्लियर हो गई बात। अब फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या होता है ये मैं आपको आराम से बता चुका हूं। ठीक है, समेटिव असेसमेंट क्या होता है, जो वर्ष के एंड में किया जाता है। फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या हो जाता है, जो भाई पढ़ाई की निरंतर प्रोग्रेस को जांचने के लिए किया जाता है, यानी कि जो मिड मिड में, यानी कि आपने जो पढ़ाया है उसके बाद ही जो आपका टेस्ट हो गया है, तो वो क्या हो गया, आपका फॉर्मेटिव असेसमेंट हो जाता है। डायग्नोस्टिक टेस्ट क्या होता है, जिसको निदात्मक मूल्यांकन बोलते हैं। निदात्मक मूल्यांकन वो होता है जिसमें बच्चे की परेशानियों को जांचा जाता है कि कहां पर बच्चे को अधिगम संबंधित समस्याएं आ रही हैं। नॉन रेफरेंस टेस्ट और क्राइटेरिया रेफरेंस टेस्ट में ऑलरेडी प्रीवियस चैप्टर में आप लोगों को बता चुका था, जिसमें मैंने मूल्यांकन और असेसमेंट वाली थ्योरी चैप्टर को लिया था। नॉन असेसमेंट टेस्ट क्या होता है भाई, इसमें एक स्टूडेंट की जो असेसमेंट है या मूल्यांकन है वो क्लास में अन्य बच्चों के साथ में तुलना करके लिया जाता है, उसको बोलते हैं नॉन रेफरेंस्ड असेसमेंट। क्राइटेरिया असेसमेंट में क्या होता है कि भाई एक निश्चित क्राइटेरिया बना होता है। क्राइटेरिया मतलब कि भाई ये आपको एक बैरियर होता है कि इसको क्रॉस करना है तो आप जो है आपका मूल्यांकन हो जाएगा, अगर आप इसको क्रॉस नहीं कर पाए तो आप जो है मूल्यांकन में फेल हो जाएंगे, जैसे हमारे की एग्जाम्स होते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के साथ। एट व्हाट स्टेज डज कॉग्निटिव डेवलपमेंट रीचेस इट्स पीक अकॉर्डिंग टू द पियाजे। पियाजे की मैं थ्योरी आप लोगों को करा चुका हूं, तो जीन पियाजे से क्वेश्चन लिया गया है। पियाजे के अनुसार किस अवस्था में संज्ञानात्मक विकास अपने शिखर पर पहुंचता है? संवेदी मोटर, पूर्व परिचलन, ठोस परिचलन या औपचारिक यानी कि फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। तो राइट आंसर क्या रहेगा भाई यहाँ पर? तो देखो क्या पूछा गया है, किस अवस्था में संज्ञानात्मक विकास अपने शिखर पर पहुंचता है। तो पियाजे की कितने स्टेजेस हैं? 4 स्टेजेस हैं। चारों की चारों स्टेजेस यहाँ पर मेंशन की गई हैं। सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, फॉर्मल ऑपरेशन कौन सी स्टेज है भाई? 4th स्टेज है, यही इसका राइट आंसर है। औपचारिक परिचलन, इसमें क्या होता है, बच्चा जो है अमूर्त रूप से सोचना प्रारंभ कर देता है। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, यहाँ पर बच्चे कहाँ कौन सी अवस्था में होता है? एडोलसेंस में हो सकता है, होता है। 14 ईयर्स तक से अबव की जो हमारी एज आती है वो क्या होती है? फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज होती है पियाजे की संज्ञानात्मक विकास की अकॉर्डिंग। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3 आता है। कोहलबर्ग की थ्योरी से लिया गया क्वेश्चन है, ये भी मैंने आपको थ्योरी चैप्टर में करा दिया है। लिंक आपको भाई टेलीग्राम पर मिल जाएगा। जितने भी हम सीडीपी की जो प्लेलिस्ट है वो आपको सारी की सारी टेलीग्राम पर मिल जाएंगी। उसमें सारी वीडियोस है प्रीवियस ईयर के साथ साथ जितने भी एमसीक्यूज प्लस थ्योरी हम डिस्कस कर चुके हैं, आप प्लेलिस्ट से जाकर
वॉच कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, सारी चीज़ें आपको फ्री मिलेंगी। आपको क्या करना है, केवल पढ़ना है और फोकस करना है, और जो नोट्स चाहिए तो भाई वो आप बाय कर सकते हो, बिल्कुल मिनिमम कॉस्ट पर, कोई ज़्यादा ऐसी कॉस्ट नहीं है जो आप बाय नहीं कर पाओगे भाई। बहुत ही मिनिमम चार्ज पे रखा है क्योंकि उसमें सारी चीज़ें इंक्लूडेड है भाई, थोड़ी मेरी मेहनत भी है, तो वहां जाकर आप थोड़ा पे ऑफ कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आता है, कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार किस नैतिक स्तर पर नैतिक तर्क का निर्माण सामाजिक नियमों और कानून का पालन करने के उद्देश्य से किया जाता है, ये आपको बताना है। तो प्री कन्वेंशनल स्टेज है, कन्वेंशनल स्टेज है, पोस्ट कन्वेंशनल है, या ऑटोनॉमस मोरालिटी है। तो देखो, आपने देखा होगा कि कोहलबर्ग की जो थ्योरी हमारे पास चलती है तो उसमें कितने स्टेजेस आती हैं, केवल 3 स्टेजेस आती हैं। सबसे पहले तो आप लोगों को यही पता होना चाहिए, मैंने ऑलरेडी बताया। ऑप्शन डी को तो आप यहीं से ऐसे निकाल देंगे, स्वायत्ता, नैतिकता, ये किसी भी प्रकार की कोई स्टेज नहीं है कोहलबर्ग की। कोहलबर्ग ने प्री ऑपरेशनल, कन्वेंशनल और पोस्ट कन्वेंशनल 3 स्टेजेस दिए हैं। अब यहाँ पर पूछा जा रहा है किस स्तर पर नैतिक तर्क का निर्माण सामाजिक नियमों और कानून का पालन करने के उद्देश्य से किया जाता है। तो यहाँ जो राइट आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहेगा। कन्वेंशनल स्टेज पर सामाजिक नियम और कानून का पालन करने के उद्देश्य से मोरालिटी को किया जाता है, यानी कि नैतिक तर्क का निर्माण किया जाता है इस स्टेज पर, जो सेकंड स्टेज है, कन्वेंशनल स्टेज, जिसको कोहलबर्ग की बोलते हैं। डिटेल में देखनी है, थ्योरी चैप्टर में जाओ, वहां पर चेकआउट कर लो। क्वेश्चन नंबर 4 आता है, अकॉर्डिंग टू होवर्ड थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, होवर्ड गार्डनर की मल्टीपल थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस में आपको ऑलरेडी करा चुका हूं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिफर्स टू द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड वर्क विद द नंबर्स एंड लॉजिकल रीजनिंग। आपको बताना है कि होवर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा संख्या और तर्क के साथ काम करने की क्षमता को संदर्भित करता है। लिंग्विस्टिक क्या सी बुद्धि होती है भाई, भाषाई बुद्धि होती है। लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस, बॉडी काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस, या इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। बहुत आसान क्वेश्चन है, देख के आंसर कर दोगे। लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस किसके बारे में होती है, गणितीय बुद्धि के बारे में होती है, जिसमें सारी चीजें हम नंबर्स और तर्क के आधार पर देखते हैं, तो तार्किक गणितीय बुद्धि उसको हम बोलते हैं। बी इज द राइट आंसर। मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी का मतलब क्या है, बहु प्रकार की, यानी कि बहुत विभिन्न प्रकार की बुद्धियों के बारे में हॉवर्ड गार्डनर ने बात किया है, जिसमें से एक ये है। क्वेश्चन आता है 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फैक्टर कंट्रीब्यूटिंग द इंडिविजुअल डिफरेंसेस अमंग लर्नर। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंडिविजुअल डिफरेंसेस। इसका थ्योरी चैप्टर में आप लोगों के लिए ड्रॉप कर दूंगा। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तिगत अंतर को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। हेरिडिटी, एनवायरमेंट, मोटिवेशन, स्टैंडर्ड कैरिकुलम। तो देखो यहाँ पर आप इजीली इसको आंसर कर सकते हैं। राइट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर डी इसका अभिष्ट उत्तर रहेगा। अब डी में क्या है, स्टैंडर्ड कैरिकुलम बोला जा रहा है। मानकीकृत पाठ्यक्रम जो है इंडिविजुअल डिफरेंस यानी कि व्यक्तिगत विविधताओं पर का एक क्या नहीं है, प्रभावित करने वाला कारक नहीं है, क्योंकि ये किस पे आ रहा है, ये पाठ्यक्रम की बात हो रही है यहाँ पर। ठीक है, हम किसकी बात कर रहे हैं, व्यक्तिगत विविधता। व्यक्तिगत विविधताएं क्या होती है कि हर एक व्यक्ति ए व्यक्ति बी व्यक्ति से बिल्कुल भिन्न होता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, इंडिविजुअल डिफरेंस बोलते हैं। कि ए व्यक्ति जो है रीडिंग संबंधित यानी कि पढ़ने संबंधित चीजों को जल्दी समझता है, तो बी व्यक्ति जो है राइटिंग यानी कि लिखने संबंधित जो स्किल्स हैं बी व्यक्ति में ज्यादा अच्छी हैं, यानी कि जो लिखकर वो अपनी चीजों को एक्सप्रेस कर सकता है। ए व्यक्ति जो है बोलकर अपनी व्यक्ति को अपनी अभिव्यक्ति कर सकता है। तो दोनों में क्या क्वालिटी हो गई, डिफरेंसेस आ गए ना, कि भाव तो व्यक्त कर रहे हैं लेकिन अलग अलग तरीके से कर रहे हैं, इसी को हम इंडिविजुअल डिफरेंसेस कहते हैं। तो देखो, जो व्यक्तिगत अंतर को प्रभावित करने वाले कारक होते हैं, तो उसमें हेरिडिटी इंपॉर्टेंट होता है, यानी कि अनुवांशिकता, वातावरण और प्रेरणा, तीनों ही कारक जो है इंपॉर्टेंट रहते हैं कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस में। बट स्टैंडर्डाइज कैरिकुलम जो है, पाठ्यक्रम जो चर्चा होती है, वो व्यक्तिगत मतभेद से या व्यक्तिगत जो अंतर होता है उसको डिफाइन नहीं करती है। क्वेश्चन आता है 6, इन स्किनर ऑपरेंट कंडीशनिंग विच of the following refers a behavior by removing an unpleasant stimulus। तो स्किनर की ऑपरेंट कंडीशनिंग, वीएफ स्किनर की ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। यहीं पर पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा अप्रिय उत्तेजना को हटाकर व्यवहार को सुदृढ़ करता है। पॉजिटिव रेनफोर्समेंट, नेगेटिव रेनफोर्समेंट, पनिशमेंट या फिर एक्सटेंशन। तो देखो क्या पूछा गया, अप्रिय, प्रिय उत्तेजना नहीं है, प्रिय उत्तेजना होती तो उसमें क्या आता है, पॉजिटिव आ जाता है। यहाँ पे क्या, अप्रिय उत्तेजना को हटाकर व्यवहार को सुदृढ़ करता है, तो यहाँ पर नकारात्मक सुदृढ़ीकरण बोलते हैं इसको, यानी कि नेगेटिव रेनफोर्समेंट यहाँ पर बोला जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो गया। स्किनर पॉजिटिव रेनफोर्समेंट, सुदृढ़ीकरण, नेगेटिव सुदृढ़ीकरण, ऑलरेडी हम सारी चीजें डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 7, इन
Ian Pavlov classical conditioning experiment, what was the conditioned stimulus? तो आपको कंडीशनल स्टिमुलस क्या होगा, पावलव की थ्योरी ऑलरेडी हमने देखी थी, तो उसमें फूड होगा, सिलाइवा होगा, बेल होगी, लाइट होगी। तो भाई आपको पता होना चाहिए कि जो पावलव है उनका जो एक्सपेरिमेंट है वो किस चीज से रिलेट करता है। तो उनका एक्सपेरिमेंट भाई बेल रिंग होगी, बेल बजेगी तो फूड आएगा, ठीक है। तो बेल किस चीज से एसोसिएटेड है, फूड से रिलेट करती है, एसोसिएट करती है। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो यहाँ पर जो उत्तेजना है, यानी कि जो अनुबंध प्रयोग में शतकीय उत्तेजना है जिसको हम बोल रहे हैं कंडीशनड स्टिमुलस है, वो क्या है, बेल है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हुआ। नेक्स्ट पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के साथ में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ समेटिव असेसमेंट? निम्नलिखित में से कौन सा है एक संकलन या फिर योगात्मक मूल्यांकन का उदाहरण है? टीचर्स फीडबैक ड्यूरिंग ए लेसन। देखो जब टीचर पाठ के दौरान शिक्षक की जो प्रतिक्रिया होती है, फीडबैक जो होता है, तो वो कभी भी योगात्मक मूल्यांकन में नहीं आता, वो किस में आता है, फॉर्मेटिव मूल्यांकन में आता है, रचनात्मक में आता है। तो ऑप्शन ए तो यही गलत हो गया। मिड टर्म प्रोजेक्ट रिव्यू, ये भी फॉर्मल ऑपरेशनल हो गया। एंड टर्म ऑफ फाइनल एग्जामिनेशन, ये बिल्कुल करेक्ट है। क्लास पार्टिसिपेशन ग्रेडिंग, इसको यहां से हटा दो। तो ऑप्शन नंबर सी वार्षांत अंतिम परीक्षा जो होती है वो आपकी क्या कहलाती है, योगात्मक मूल्यांकन कहलाता है, आपका समेटिव असेसमेंट कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं, विच ऑफ द development explain that physical and motor skills developed from head downward through the body? तो ये कौन से टॉपिक से लिया गया, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, यानी कि विकास और वृद्धि वाले टॉपिक से प्रश्न को लिया गया, यानी कि विकास के किस सिद्धांत में यह कहा गया है, शारीरिक और मोटर कौशल सिर से नीचे की ओर विकसित होते हैं। तो ये सीफेलो प्रिंसिपल है, प्रॉक्सिमोडेस्टल प्रिंसिपल है, कॉन्टिन्यूटी प्रिंसिपल है, या फिर क्रिटिकल पीरियड प्रिंसिपल है। तो ऑप्शन डी को यहाँ से हटा दो, क्रिटिकल पीरियड फंक्शन नहीं होता है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में देखो 3 प्रकार के फंक्शन प्रिंसिपल्स की बात की जाती है, सीफेलो कॉर्डल प्रिंसिपल, प्रॉक्सिमोडल प्रिंसिपल, या फिर कॉन्टिन्यूटी। तो देखो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कॉन्टिन्यूटी को फॉलो करते हैं कि निरंतरता आपकी वृद्धि और विकास चलती रहती है। देखो जो वृद्धि होती है वो एक निश्चित समय अंतराल बाद आकर रुक जाती है, लेकिन विकास जो है जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। अब बात करते हैं सीफेलो या प्रॉक्सिमोडेस्टल। तो राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 9 के लिए, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा, जिसको हम बोलते हैं सीफेलो कैडुअल प्रिंसिपल। इसमें क्या होता है भाई, देखो बॉडी दो तरीके से डेवलप होती है, विकसित होती है, एक ऊपर से नीचे की ओर, यानी कि टॉप से डाउन, टॉप डाउन आप बोल सकते हो, या फिर डाउन टू टॉप आप बोल सकते हो, और दूसरा आप बोल सकते हो सेंटर से बाहर की ओर। तो जब हम सेंटर से बाहर की ओर, यानी कि जब एक व्यक्ति जो है मोटा होता है, आप ऐसे समझ लो, तो वो प्रॉक्सिमोडेस्टल प्रिंसिपल के अंतर्गत आता है। जब उसकी हाइट बढ़ती है, यानी कि लंबाई बढ़ रही है, नीचे से ऊपर की ओर बढ़ता जा रहा है, तो वो क्या कहला रहा है, आपका सीफेलो कैडुअल प्रिंसिपल कहला रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्लियर होगी बात, यही पूछा गया था कि आप जो शरीर के मोटर कौशल की सिर से नीचे की ओर विकसित हो रहे हैं, यानी कि लंबाई में वृद्धि हो रही है, तो आपका हो गया सीफेलो कॉर्डल। और अगर आपके चौड़ाई में वृद्धि हो रही है तो उसको बोलते हैं निकट दूरस्थ सिद्धांत, प्रॉक्सिमोडेस्टल प्रिंसिपल। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 आता है, एट प्री कन्वेंशनल लेवल ऑफ कोहलबर्ग थ्योरी इंडिविजुअल मेक डिसीजन बेस्ड ऑन। कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत में पूर्व सम्मेलन स्तर पर लोग निर्णय किस आधार पर लेते हैं? तो प्री कन्वेंशनल स्टेज कोहलबर्ग की ऑलरेडी हम आपको बता चुके हैं। कोहलबर्ग की जो थ्योरी है वो किस चीज पर बेस्ड करती है, नैतिक विकास के सिद्धांत पर, मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी है। 3 इसमें चरण दिए गए हैं। तो यहाँ पर जो प्री कन्वेंशनल स्टेज, जो प्रथम स्टेज है, उसके बारे में पूछा गया है, सामाजिक नियमों और मानदंडों का पालन, व्यक्तिगत नैतिक सिद्धांत, इनाम और सजा जैसे परिणाम, या दूसरों की भलाई करना। तो राइट आंसर क्या है हमारे पास, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी, कॉन्सिक्वेंसेस सच एज रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट, इनाम और सजा जैसे परिणाम जो होते हैं वो इस स्टेज में देखे जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं पूर्व सम्मेलन या प्री कन्वेंशनल स्टेज। किसकी है भाई, कोहलबर्ग की है, जिसमें रिवॉर्ड और पनिशमेंट की वजह से ही मोरल यानी कि नैतिकता का विकास होता है। पढ़ेंगे आगे क्वेश्चन नंबर 11 के साथ, अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ट्रायआर्किक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरी भाई, यूटेट के लिए आप इसको मार्क डाउन कर लो, यहाँ से प्रश्न आपको जरूर देखने के लिए मिलेगा। रॉबर्ट स्टर्नबर्ग के त्रयार्किक बुद्धि सिद्धांत के अनुसार कौन सा घटक पूर्व ज्ञान और अनुभव का उपयोग करके समस्याओं को हल करने की क्षमता
से संबंधित है। एनालिटिकल इंटेलिजेंस, क्रिएटिव इंटेलिजेंस, प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस या फिर इमोशनल इंटेलिजेंस। क्या पूछा जा रहा है? पूर्व ज्ञान का इस्तेमाल किया जा रहा है और अनुभव का उपयोग करके समस्याओं को हल किया जा रहा है। तो ये कौन सा हमारे पास यहाँ पर राइट आंसर रहेगा? तो इसी को हम बोलते हैं एनालिटिकल इंटेलिजेंस, ऑप्शन नंबर ए। विश्लेषणात्मक बुद्धि जो होती है वो क्या करती है? हमारे पूर्व ज्ञान का इस्तेमाल करती है और अनुभव का इस्तेमाल करती है। पूर्व ज्ञान यानी कि एनालिटिक मतलब क्या होता है? मस्तिष्क यानी कि कॉग्निटिव, आप कॉग्निटिव यानी कि संज्ञानात्मक बुद्धि भी इसको हम बोल सकते हैं। क्रिएटिव क्या होती है? रचनात्मकता, जिसमें आप कोई चीज न्यू क्रिएट करके लेके आते हैं। प्रैक्टिकल व्यवहारिक बुद्धि जिसको बोला जाता है। इमोशनल इंटेलिजेंस यानी भावात्मक बुद्धि। इन सब पहलुओं के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या? ऑप्शन नंबर ए, एनालिटिकल यानी कि विश्लेषणात्मक बुद्धि। विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट डिस्क्राइब द डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन इन क्लासरूम? कक्षा में भिन्न शिक्षण का सर्वोत्तम वर्णन कौन करता है? सभी छात्रों को एक ही गति से, एक ही सामग्री से सिखाना, छात्रों की व्यक्तिगत आवश्यकताओं के अनुसार शिक्षण की अनुकूलित करना, शिक्षण को अनुकूलित करना, छात्रों को उनकी क्षमताओं के अनुसार समूहित करना, पूरे वर्ग के लिए केवल एक शिक्षण विधि का उपयोग करना। तो देखो, कभी भी आप पूरे क्लासरूम के लिए एक शिक्षण विधि का उपयोग तो बिल्कुल नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि अगर आप सपोज करो लेक्चर मेथड से बच्चों को पढ़ा रहे हो, लेक्चर मेथड यानी कि व्याख्यान विधि से बच्चों को आप पढ़ा रहे हो, तो जरूरी नहीं है कि वो सभी बच्चों को उसी विधि से समझ में आ जाए। तो आपको अपनी विधियों को, पढ़ाने की विधियों को चेंज करना पड़ता है। तो डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन का ही मतलब ये है, यही है। क्या भिन्न शिक्षण का मतलब क्या है? कि आप अपने शिक्षण को बदल बदल कर पढ़ाएं, अपने पढ़ाने के तरीकों को में बदलाव लेके आए। ऐसा नहीं कि एक ही मेथड से आप पढ़ा रहे हैं, यानी कि लेक्चर मेथड, व्याख्यान विधि से ही आप पढ़ा रहे हैं। तो वो क्या हो गया? वो टीचर सेंटर्ड मेथड कहलाता है, यानी कि शिक्षक उसमें केंद्र में होता है, ना कि बच्चे। हमें बच्चों को केंद्र में रखकर शिक्षण को देना है। तो राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 12 के लिए? यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। टेलरिंग टीचिंग टू मीट द इंडिविजुअल नीड्स ऑफ स्टूडेंट, यानी कि छात्रों की व्यक्तिगत आवश्यकताओं के अनुसार शिक्षण को अनुकूलित करना। हमें क्या करना है? छात्र को केंद्र में रखना। यही तो समझा रहा था मैं आपको कि छात्र को केंद्र में रखने का मतलब जो छात्र की आवश्यकताएं हैं उनके बारे में आपको ध्यान में रखते हुए अपना शिक्षण करना है, ना कि अपनी सुविधा के अनुसार आपको शिक्षण करना है। इसी को हम डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन बोल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है 13, स्किनर की थ्योरी। बीएफ स्किनर की थ्योरी से क्वेश्चन आ गया है। विच शेड्यूल्ड ऑफ रेनफोर्समेंट प्रोवाइड ए रिवॉर्ड आफ्टर एन अनप्रेडिक्टेबल नंबर ऑफ रेस्पॉन्सेज? स्किनर के सिद्धांत में किस सुदृढ़ीकरण अनुसूची में एक अप्रत्याशित संख्या में प्रतिक्रियाओं के बाद इनाम मिलता है? फिक्स रेशियो शेड्यूल बोलते हैं, वेरिएबल रेशियो शेड्यूल बोलते हैं, फिक्स इंटरवल शेड्यूल बोलते हैं, या फिर वेरिएबल इंटरवल शेड्यूल बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 के लिए आंसर करना है आपको। तो इसे हम बोलते हैं भाई, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। वेरिएबल शेड्यूल रेशियो इसको बोला जाता है। जो वेरिएबल रेशियो शेड्यूल है उसको इस नीति में डाला जाता है। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन हो गया भाई इंपॉर्टेंट। इस तरीके के क्वेश्चन यूटेट में रैंडमली पूछ लेते हैं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के हिसाब से मैंने आपके सामने एक क्वेश्चन रखा। इसको हम बोल रहे हैं वेरिएबल। वेरिएबल मतलब ऊपर नीचे जो चीजें होती रहती हैं उस शेड्यूल की बात करी गई है, उस अनुसूची की बात करी गई है। यहाँ पे फिक्स कुछ भी नहीं है। अगर हम बात करें स्किनर की थ्योरी में, चीजें फिक्स नहीं, वेरिएबल होती हैं। सिचुएशंस के अकॉर्डिंग, कंडीशंस के अकॉर्डिंग ऊपर नीचे चीजें होती रहती हैं, जैसे पॉजिटिव रेनफोर्समेंट या फिर निगेटिव रेनफोर्समेंट। तो ये क्या हो गया? ऐसा नहीं कि हर चीज में पॉजिटिव ही रेनफोर्समेंट आएगा, निगेटिव पुनर्बलन भी आता है, यानी कि ऋणात्मक पुनर्बलन भी आता है। नेक्स्ट पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 आ गया। पावलाव की कंडीशन एक्सपेरिमेंट से पूछा गया, व्हाट इज द अनकंडीशन स्टिमुलस? यूसीएस क्या है? अभी प्रीवियस क्वेश्चन में क्या पूछा था? कंडीशन स्टिमुलस क्या है? तो वहां पर क्या थी? कंडीशन स्टिमुलस बेल थी भाई। यहां आपसे क्या पूछा जा रहा है? अनकंडीशनल स्टिमुलस, यानी कि बिना शर्त उत्तेजना क्या है जो स्वाभाविक रूप से प्रतिक्रिया को उत्पन्न करती है? बेल है, सैलाइवेशन है, फूड है, या फिर लाइट है? तो क्वेश्चन नंबर हम 14 के लिए राइट आंसर क्या है? देखो, बिना शर्त के उत्तेजना कौन सी है? सैलिवेशन, यानी कि लार है। लार कैसे आ जाती है भाई? भाई बेल बजती थी पहले, तो बेल बजेगी, फूड आएगा, तो उससे क्या होगा? सैलिवेशन होगा। तो एक टाइम पर अगर हम बेल बजाना भी छोड़ देंगे तो क्या होने लगेगा? सैलिवेशन होने लगेगा। तो इसको हम क्या बोल रहे हैं? अनकंडीशनल स्टिमुलस बोल रहे हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 15। व्हाट टाइप ऑफ असेसमेंट हेल्प्स आइडेंटिफाई स्टूडेंट लर्निंग डिफिकल्टीज बिफोर इंस्ट्रक्शन बिगिन? अच्छा क्वेश्चन है भाई। किस प्रकार के मूल्यांकन शिक्षण से पहले छात्रों की सीखने की कठिनाई की पहचान करने में मदद करता है? क्या पूछा जा रहा है? सीखने से पहले छात्रों की कठिनाई को
पहचान करने में मदद करना, संकलन मूल्यांकन यानी कि सम्मेटिव, जिसको हम योगात्मक मूल्यांकन भी बोल सकते हैं, फॉर्मेटिव असेसमेंट यानी कि रचनात्मक या प्रारूपिक मूल्यांकन, निदानात्मक मूल्यांकन, या फिर मानदंड। तो मैं देखो क्राइटेरिया मैं अभी आपको समझा चुका था, तो यहाँ पर क्राइटेरिया तो बिल्कुल भी नहीं आएगा आपके सामने। तो राइट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा। सीखने संबंधित अभी तो मैंने एक्सप्लेन किया था, डायग्नोस्टिक असेसमेंट क्या होता है कि जब बच्चे को कुछ भी सीखने संबंधित क्षेत्र में बच्चे को परेशानी हो रही है, ठीक है, तो उस समय पर क्या हो जाता है, बच्चे को सीखने संबंधित चीजों में बच्चों की कठिनाइयों को जब हम निकाल के लेके आते हैं कि हाँ बच्चे को यहाँ पर समस्या आ रही है समझने में, तो उसे हम क्या बोलते हैं, डायग्नाइज करना। डायग्नाइज करने का मतलब क्या होता है, जैसे किसी भी रोग का पता लगाना। तो रोग का मतलब यहाँ पर क्या है कि बच्चे को कहाँ पर कठिनाई आ रही है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में, तो वो उस असेसमेंट को क्या बोल रहे हैं, निदानात्मक असेसमेंट बोलते हैं। अब इसके बाद में क्या किया जाता है, रेमेडियल रेमेडियल टीचिंग की जाती है, उपचारात्मक शिक्षण किया जाता है। जब आपको पता चल गया कि बच्चे को क्या समस्या है, तो उसके मुताबिक ही आप उसको टीचिंग करेंगे, उसको हम क्या बोलेंगे, रेमेडियल टीचिंग बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 16, द प्रॉक्सिमोडिस्टल प्रिंसिपल डेवलपमेंट रिफर टू द फैक्ट। ये अभी अभी मैंने आपको बताया था। देखो, विकास के निकट दूरस्थ सिद्धांत के किस बात को संदर्भित करता है, डेवलपमेंट स्टार्ट फ्रॉम हेड टू एंड मूव डाउनवर्ड्स। तो आपको मैंने बताया ऊपर से जब नीचे आपका डेवलपमेंट जा रहा है तो कौन सा कहलाएगा, सी फैलो कहलाएगा या फिर प्रॉक्सिमोडिस्टल कहलाएगा। मैं आपको अभी आप समझा चुका हूं, विकास सिर से नीचे की ओर शुरू होता है, विकास मध्य भाग से शुरू होकर शरीर के किनारों की ओर जाता है। तो यहाँ क्या पूछा है, निकट दूरस्थ पूछा है आपको। तो मध्य भाग से, सेंटर से जब आप बाहर की तरफ जाएंगे तो क्या होगा हमारे पास, ऑप्शन नंबर बी होगा 16 के लिए राइट आंसर। तो डेवलपमेंट क्या होगा भाई, अगर हमारा ऊपर से नीचे जा रहा है तो क्या हो गया, सी फैलो कॉर्डल हो गया। प्रॉक्सिमोडिस्टल कब होगा, जब हमारा केंद्र से बाहर की ओर जाएगा। तो 16 के लिए राइट आंसर क्या है हमारे पास, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। नीचे के दोनों तो आप हटा दो, कोई जरूरत ही नहीं है इन ऑप्शंस को देखने के लिए, क्योंकि हमने आपको बताया था दो प्रिंसिपल्स में एक प्रिंसिपल पूछ लिया है। प्रॉक्सिमोडिस्टल का मतलब है निकट दूरस्थ सिद्धांत का मतलब है मध्य से बाहर की ओर, और जब हम सीफेलोकैड्रल बोल रहे हैं तो नीचे से ऊपर की ओर या ऊपर से नीचे की ओर, आप कैसे भी समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 आता है, द पोस्ट कन्वेंशनल लेवल ऑफ मॉरल डेवलपमेंट इंडिविजुअल मेक मॉरल डिसीजन बेस्ड ऑन। तो भाई देखो, नैतिक विकास के तीसरे चरण की बात पूछ ली गई है। अभी तक हम दो क्वेश्चन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कोहल भर के, जिसमें हमने कन्वेंशनल यानी कि दूसरी स्टेज और पहली स्टेज के बारे में देखा था। अब नैतिक विकास के उत्तर सम्मेलन पर लोग किस आधार पर निर्णय लेते हैं, सजा या डर। तो आपको पता है कौन सी स्टेज का है, पहली स्टेज का है। सामाजिक मानदंड और नियम, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत या व्यक्तिगत संबंध। तो राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 7 का, देखो यहाँ पर सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत के ऊपर जो है नैतिक विकास का ये स्तर बेस्ड करता है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल्स इसको बोला जाता है। ये कौन सी स्टेज में आता है, पोस्ट कन्वेंशनल यानी कि तीसरे चरण के दौरान यहाँ पर आता है। पहले चरण में क्या है, जो पनिशमेंट और डर वाली जो भावना होती है वो पहली स्टेज में आती है। तो क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ इंटेलिजेंस इन गार्डनर थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। आपको बताना गार्डनर के बहुमतता सिद्धांत में निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार की बुद्धिमत्ता जो नहीं है वो आपको बतानी है, ठीक है। म्यूजिकल इंटेलिजेंस यानी कि संगीतीय बुद्धिमत्ता, ये गार्डनर की थ्योरी से रिलेट करती है, ठीक है। अंतर व्यक्तित्व इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, इसके बारे में गार्डनर ने जिक्र किया है। जर्नल इंटेलिजेंस या बॉडी काइनेस्थेटिक, देखो बॉडी काइनेस्थेटिक के बारे में भी गार्डनर ने डिस्कस किया है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका अभिष्ट उत्तर होगा। इसके बारे में गार्डनर ने डिस्कस नहीं किया है। जनरल इंटेलिजेंस और स्पेशल इंटेलिजेंस के बारे में नहीं दिया गार्डनर ने अपनी थ्योरी, तो यही हमसे पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 18 के लिए राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी, जनरल इंटेलिजेंस यानी कि सामान्य बुद्धि और विशेष बुद्धि। सामान्य बुद्धि और विशेष बुद्धि के बारे में दोनों चीजें बता दी हैं। हॉवर्ड गार्डनर ने जो है नहीं बताया है। क्या बताया उन्होंने, संगीत की बुद्धि के बारे में बताया है, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस के बारे में बताया है, बॉडी काइनेस्थेटिक के बारे में बताया है, मैथमेटिकल के बारे में बताया, लॉजिकल यानी कि तार्किक बुद्धि के बारे में बताया, स्थानिक बुद्धि के बारे में भी बताया। तो ये सारी की सारी बुद्धियां किसके द्वारा दी गई हैं, गार्डनर के द्वारा। जनरल इंटेलिजेंस और स्पेशल यानी कि विशेष प्रकार की बुद्धि के बारे में नहीं बताया है, किसने, हॉवर्ड गार्डनर ने। यही क्वेश्चन में पूछा गया, तो ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 19, इन ऑपरेंट कंडीशनिंग व्हाट हैपेंस व्हेन ए बिहेवियर इज फॉलोड बाय पनिशमेंट। परिचालनात्मक अनुबंधन में जब एक व्यवहार का अनुसरण सजा से किया जाता है तो क्या होता है। देखो राइट आंसर रहेगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर
19 के लिए ऑप्शन नंबर बी बिहेवियर डिक्रीजेज। यहाँ पर क्या होता है, व्यवहार क्या होता है, घट रहा है। किसके बारे में बात हो रही है, जब हम फॉलोड पनिशमेंट के बारे में बात करते हैं। रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट दो चीजें हैं, तो पनिशमेंट के हिसाब से क्या होता है भाई, व्यवहार में घटता है। व्यवहार किसी भी चीज को करने के लिए व्यवहार घटेगा, क्योंकि क्या मिल रहा है उसको वापस, क्या चीजें दी जा रही है, पनिशमेंट दिया जा रहा है। रिवॉर्ड से क्या होता है, किसी भी चीज को करने के लिए व्यवहार बढ़ता है। पनिशमेंट से किसी भी चीज को दोहराने के लिए, पुनः दोहराने के लिए व्यवहार हमारा क्या हो रहा है, घट रहा है, अगर हमें पनिशमेंट दिया जाएगा तो। यही ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी में बताया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 19 के लिए ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 20, what is conditioned respond in Pavlov classical conditioning experiment with dogs? पावलव के कुत्तों के साथ शास्त्रीय अनुबंधन प्रयोग में क्या प्रतिक्रिया थी, आपको बतानी है। कि जो साउंड ऑफ बेल थी, सेलिवेशन इन द रेस्पॉन्स टू द बेल, यानी भोजन के जवाब में लार का स्त्राव, या भोजन की प्रस्तुति। तो पावलव की थ्योरी आपने देखी होगी, तो मैंने उसमें आपको डिटेल से बताया है कि बेल एसोसिएट करती है इसमें। तो यहाँ पर क्या पूछा गया है, कंडीशंस रिस्पॉन्स पूछा गया है। तो राइट आंसर क्या रहेगा भाई, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर, घंटी के जवाब में लार का स्राव होना, सेलिवेशन इन रिस्पॉन्स टू द बेल। तो ऑप्शन नंबर 20 का बेस्ट उत्तर हुआ भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, अकॉर्डिंग टू द वाइगॉस्की विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज अ क्रूशियल रोल इन चिल्ड्रन कॉग्निटिव डेवलपमेंट? वाइगॉस्की के अनुसार बच्चों में संज्ञानात्मक विकास में निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? स्वतंत्र अन्वेषण, सामाजिक संपर्क, शारीरिक परिपक्वता, या जन्मजात बुद्धि। तो आप सभी को पता है वाइगॉस्की की थ्योरी क्या कहलाती है, सोशियो कल्चर थ्योरी, है ना। सोशल कल्चर, सामाजिक सांस्कृतिक जो थ्योरी है वो किसने दी है, वाइगॉस्की ने दी है। तो ऑप्शन नंबर 20 का बेस्ट उत्तर हो जाएगा। सोशल इंटरेक्शन के बारे में, यानी कि सामाजिक संपर्क के बारे में वाइगॉस्की ज्यादा बात करते हैं। तो 21 के लिए राइट आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर बी हो गया। नेक्स्ट, और अगर यहीं पे पियाजे के बारे में पूछा जाता है तो उनकी थ्योरी क्या है, संज्ञानात्मक विकास की थ्योरी, यानी कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी है उनकी। तो आप यहां से डिफाइन करते हुए चलें, डिफरेंस को बिल्कुल क्लियर करते हुए चलें सभी थ्योरी में। इसीलिए यहाँ पर ये मैराथन क्वेश्चंस आप लोगों के लिए रखे गए। कमेंट में आप लोगों को सभी को बताना है कि आपके कितने क्वेश्चन जो है सही हुए मैराथन में। क्वेश्चन नंबर 22 को डील कर रहे हैं। Piaget proposed that children in the pre-operational stage struggle with which of the following concept? पियाजे के अनुसार पूर्व परिचालन अवस्था में बच्चे किस अवधारणा को समझने की कठिनाई महसूस करते हैं? कंजर्वेशन, ऑब्जेक्ट परमानेंस, लॉजिकल रीजनिंग, या एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। तो देखो राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। क्या पूछा गया, प्री ऑपरेशनल स्टेज पूछा गया है। तो देखो प्री ऑपरेशनल स्टेज कौन सी होती है, जो दूसरी स्टेज 2 जो है पियाजे में। स्टेज 2 में क्या, पहली क्या है, सेंसरी मोटर स्टेज है। इसमें बच्चा बर्थ से लेकर 18 मंथ्स तक का होता है। अब 18 मंथ्स के बाद में जो है बच्चा जो 2 से 3 साल की अवस्था के बीच में रहता है, तो उसमें हमारा क्या आता है, संरक्षण का सिद्धांत, यानी कि कंजर्वेशन का सिद्धांत उसमें होता है। इसमें बच्चा जो है कठिनाई महसूस करता है संरक्षण के सिद्धांत को समझने के लिए। अब संरक्षण का सिद्धांत क्या है, बहुत व्यापक रूप से पियाजे की थ्योरी में एक एक चीजों को बता चुका हूं मैं। अभी यहाँ एक्सप्लेन करूंगा तो यार बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा। ऑब्जेक्ट परमानेंस, लॉजिकल रीजनिंग, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, आपको सब पता होना चाहिए। देखो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग कौन से स्टेज में आता है, कई बार प्रश्न आपसे पूछा गया है। तो ये फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज में आता है, यानी कि स्टेज नंबर जो 4th दी गई है। अमूर्त चिंतन जो होता है वो पियाजे के अनुसार अमूर्त सोच कौन सी स्टेज में है, स्टेज 4th में है। तो यहाँ राइट आंसर क्या है, जिसमें बच्चा संरक्षण का सिद्धांत सीखने में परेशानी होती है, प्री ऑपरेशनल स्टेज में, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आता है 23, मैस्लो की थ्योरी से लिया गया है ये प्रश्न। मैस्लो हायरार्की विच ऑफ द फॉलोइंग नीड्स इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ द पिरामिड? तो आप आसानी से बता सकते हो, उसके प्रश्न भी मैं आपको करा चुका था। मैस्लो के पदानुक्रम में निम्नलिखित में से कौन सी आवश्यकता सबसे ऊंचे स्तर पर होती है? सेफ्टी नीड्स, एस्टीम नीड, लव एंड बिलोंगिंग, से सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो सबसे ऊपर कौन सी नीड्स आती है भाई, जब हम पिरामिड बनाते हैं मैस्लो की थ्योरी में? तो भाई ये आता है आत्म साक्षात्कार आवश्यकताएं, जिसको हम बोलते हैं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड, सबसे टॉप पर आती है। और सबसे पहली नीड्स क्या आती है भाई यहाँ पर, जो भी हमारी क्या होती है, देखो एस्टीम नीड्स यानी कि सम्मान की आवश्यकता नहीं, बेसिक चीजें आती हैं सबसे लेवल नंबर 1 पे। खाना पीना, फूड वगैरह जो आता है हमारा, वो सब लेवल 1 पर आता है। उसके बाद हमारे पास सेफ्टी नीड्स आती हैं। उसके बाद हमारे पास क्या आती है, लव एंड बिलोंगिंगनेस आता है। पहले आपको खाना, रोटी, कपड़ा और मकान चाहिए। उसके बाद आपको प्रोटेक्शन चाहिए, सेफ्टी चाहिए। उसके बाद आप देखते हैं किसके बारे में, लव एंड बिलोंगिंग्स, यानी कि आपने प्रेम और स्नेह की आवश्यकताएं देखते हैं। उसके बाद सम्मान की आवश्यकताएं देखते हैं। और सबसे लास्ट में जाकर आप क्या देखते हैं, आत्म साक्षात्कार। काफी कुछ बता जा रहा हूं मैं आपको फिर भी। क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉग्निटिव प्रोसेसेस इज एट द लोवेस्ट लेवल ऑफ ब्लूम्स रिवाइज्ड टैक्सोनॉमी? तो ब्लूम्स की 2 प्रकार की
हमने टैक्सोनॉमी पढ़ी थी, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी, एक में क्या पढ़ा था हमने, रिवाइज्ड ब्लूम टैक्सोनॉमी। तो यहाँ क्वेश्चन किससे आया हमारे पास में, रिवाइज्ड ब्लूम टैक्सोनॉमी में पूछा गया है कि सबसे लोअर स्तर पर क्या है, रिमेम्बरिंग करना, अंडरस्टैंडिंग, एनालाइजिंग, इवेल्युएशन, स्मरण करना, समझना, विश्लेषण करना या मूल्यांकन। तो आप सभी को पता है सबसे नीचे लेवल पर क्या होता है, रिमेम्बरिंग होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा फॉर क्वेश्चन नंबर 24। ए इज द राइट आंसर हो गया यहाँ पर। अगर हमसे पूछा जाता है कि भाई सबसे ऊपर वाले लेवल पर क्या आता है रिवाइज्ड में, तो निर्माण करना यानी कि क्रिएट करना, क्रिएटिंग बोला जाता है, रिवाइज्ड की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आता है 25, समावेशी शिक्षा बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना, डिसेबिलिटी, स्पेशल नीड, ये सब बहुत अच्छे से टॉपिक प्रिपेयर करना, ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट डिस्क्राइब द इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा का सबसे अच्छा वर्णन निम्नलिखित में से कौन करता है, विकलांग बच्चों को विशेष विद्यालयों में अलग करना, यह है समावेशी शिक्षा, नहीं। विकलांग बच्चों को मुख्य धारा से कक्षाओं में उनके साथियों के साथ पढ़ाना, बिल्कुल नहीं। सीखने की कठिनाई वाले बच्चों के लिए अलग सुविधाएं प्राप्त करना, बिल्कुल नहीं। केवल प्रतिभाशाली बच्चों को अतिरिक्त पाठ्यक्रम समर्थन प्रदान करना, भाई ये भी नहीं हो गया। तो क्या पूछा था हमसे यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट डिस्क्राइब द इंक्लूसिव एजुकेशन, ये हमसे पूछा गया था। तो देखो विकलांग बच्चों को मुख्य धारा के साथ में, अब यहाँ जो ऑप्शन है देखो, अब इसमें से हमें बेस्ट चूज करना है। तो विकलांग बच्चों को मुख्य धारा की कक्षाओं में उनके साथियों के साथ पढ़ाना, ये यहाँ पर अभिष्ट उत्तर रहेगा। क्या बोला जा रहा है, मुख्य धारा के साथ जोड़ा जा रहा है ना, तो जो भी डिसेबल्ड स्टूडेंट हैं उनको किसके साथ, मेन स्ट्रीम क्लास, जो निरंतर रूप से चलने वाली सामान्य कक्षा है उनके साथ मिलाकर पढ़ाना ही क्या है, समावेशी शिक्षा है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका अभिष्ट उत्तर हो गया भाई, बी इसका राइट आंसर हो गया क्वेश्चन 25 का। नेक्स्ट क्वेश्चन 26, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ कॉग्निटिव डिसेबिलिटी, निम्नलिखित में से कौन सा संज्ञानात्मक विकलांगता का एक उदाहरण है, डिसलेक्सिया, हियरिंग इम्पेयरमेंट, विजुअल या फिर फिजिकल इम्पेयरमेंट। तो आपको इन इम्पेयरमेंट के बारे में सारी चीजें पता होनी चाहिए। कॉग्निटिव डिसेबिलिटी यानी कि संज्ञानात्मक विकलांगता क्या है, ये आपको बतानी है। तो क्वेश्चन नंबर 26 के लिए संज्ञानात्मक विकलांगता के अंतर्गत क्या आएगा यहाँ पर, तो ऑप्शन ए को ही हम चूज कर सकते हैं। जो हमारे पास डिसलेक्सिया है ये कॉग्निटिव डिसेबिलिटी के अंतर्गत आ जाएगा। वैसे तो डिसलेक्सिया को हम लर्निंग अधिगम संबंधित विकार में देखते हैं, अधिगम संबंधित विकार में देखते हैं, ठीक है। हियरिंग इम्पेयरमेंट संज्ञान से रिलेटेड नहीं है, विजुअल शारीरिक दुर्बलता, तो ऑप्शन नंबर ए के साथ में आप जाकर देख सकते हैं। बिट कंफ्यूजिंग, क्योंकि जो डिसलेक्सिया है हमारा, ध्यान देना मैंने आप लोगों को यही बताया, डिसलेक्सिया हो गया, डिसग्राफिया हो गया, ठीक है, और हमारे पास क्या हो गया, डिसकैलकुलिया हो गया। तो ये सारी की सारी चीजें हमारी किस चीज से रिलेट करती हैं भाई, ये सारी की सारी लर्निंग अधिगम संबंधित यहाँ पर विकलांगता है ये। तो यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन में ये आ गया है कि ये पूछना था क्वेश्चन में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ कॉग्निटिव डिसेबिलिटी, जो संज्ञानात्मक विकलांगता का एक उदाहरण नहीं है। तो देखो अधिगम को ही हम संज्ञान से जोड़ कर देख रहे हैं, हाँ तो सही है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा, डिसलेक्सिया। हियरिंग और विजुअल और फिजिकल इंपेयरमेंट नहीं होगा, संज्ञान से ही रिलेट हो रहा है हमारा अधिगम। तो बात वही आगे निकल के घुमा के क्वेश्चन पूछा गया था, तो ए इसका राइट आंसर है। थोड़ा मैं भी कंफ्यूज हुआ, लेकिन ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। Question number 27, the process by which the pupil organize and interpret sensory information to give a meaning to their environment is called, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा लोग संवेदी जानकारी को व्यवस्थित और व्याख्या करते हैं ताकि वे अपने वातावरण को अर्थ दे सकें, उसे क्या कहते हैं, सेंसेशन, संवेदीकरण, धारण, मेमोरी या फिर अधिगम बोलते हैं इसको। तो राइट आंसर क्या होगा भाई यहाँ पर, परसेप्शन होगा। परसेप्शन बोले तो ऑप्शन नंबर 20, धारण करना बोलते हैं इसे। ये क्वेश्चन जो लिया गया है ये संज्ञान वाले चैप्टर से लिया गया है, कॉग्निशन वाले चैप्टर से ये प्रश्न लिया गया है, संज्ञान से। संज्ञान, कॉग्निशन एंड इमोशंस एक चैप्टर है जिसकी थ्योरी अभी हमने नहीं पढ़ी है, होपफुली मैं आप लोगों को थ्योरी चैप्टर ड्रॉप कर दूंगा, इसीलिए बोल रहा हूँ वीडियो को लास्ट तक देखते रहो। सभी लोग मेरे को बताओ कितने प्रश्न आप लोगों के सही हो रहे हैं। आप लोगों के लिए ही मैराथन जो चैप्टर है, मैं ये मैराथन जो वीडियो है आप लोगों के लिए ही लेके आया हूँ, इसको बनाने में भी बहुत ज्यादा समय लगा है भाई। तो कमेंट आप जरूर करना सभी लोग, सब्सक्राइब जरूर करते जाना, क्योंकि इतने क्वेश्चंस और मैंने हिंदी इंग्लिश दोनों में इंक्लूड किए हैं, बहुत एफर्ट और बहुत टाइम देता है भाई। तो मेक श्योर आप चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें
और थोड़ा पे ऑफ करना चाहते हैं तो भाई जाके नोट्स बाय कर लें, क्योंकि वो नोट्स इतने यूजफुल होंगे, आप एग्जाम देने के बाद खुद मेरे से कहोगे कि हाँ सर इन नोट्स के हेल्प से हम लोगों को रिवीजन करने में बहुत ज़्यादा मदद मिली है। बात करते हैं नोट्स के बारे में थोड़ा सा। तो देखो नोट्स में मैं जो चीज़ें आपको यहाँ पढ़ा रहा हूँ, केवल मैं वो नोट्स आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। और जो आपके चैप्टर्स हैं जो मैं यहाँ कवर अप नहीं भी कर पाऊंगा ना, तो उसके भी नोट्स मैं वहां पर डाल दूंगा, ठीक है। तो ऐसा उम्मीद ना करें कि भाई मैं जो नोट्स पढ़ा रहा हूँ वो ज़रूरी यहाँ पढ़ाऊंगा, क्योंकि यहाँ पर पढ़ाने के लिए टाइम बहुत ज़्यादा चाहिए होता है। तो इसलिए मैं आप लोगों के लिए, जो भी लोग नोट्स जिन्होंने बाय किए हैं और जो लोग नोट्स बाय करेंगे, तो जो मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ उससे ज़्यादा ही कंटेंट आपको वहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। क्वेश्चंस भी आपको देखने के लिए मिलेंगे, PYQ भी मैं कोशिश करूंगा अपलोड करने की। थ्योरी चैप्टर CDP के बहुत ज़्यादा मैंने अपलोड कर दिए हैं, हिंदी के मैंने सेशंस अपलोड कर दिए हैं, SST के सेशन कर दिए हैं, साइंस के सेशन कर दिए हैं, और अभी बहुत सारे चैप्टर्स आने वाले हैं नोट्स के फॉर्म में, जो मैं कोशिश करूंगा यहाँ कवर अप कराने की। लेकिन नहीं भी करा पाया तो भी आपको नोट्स मिल जाएंगे। तो अब आप सोच सकते हो कि ये आपके एग्जाम से पहले कितना इंपॉर्टेंट होगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की, विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरी सजेस्ट दैट इमोशंस रिजल्ट फ्रॉम आवर इंटरप्रिटेशन ऑफ फिजियोलॉजिकल रिएक्शन टू इवेंट्स। निम्नलिखित में वह कौन सा सिद्धांत है जो यह सुझाव देता है कि भावनाएं घटनाओं के प्रति हमारी शारीरिक प्रतिक्रियाओं की व्याख्या से उत्पन्न होती है। तो कैनन बार्ड थ्योरी है, जेम्स लैंगे थ्योरी है, या फिर शेक्टर सिंगर थ्योरी है, कॉग्निटिव अप्रेजल थ्योरी है। क्वेश्चन नंबर हम कहाँ पहुंच चुके हैं, 28 पर पहुंच गए हैं भाई। तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 20 का अभिष्ट उत्तर रहेगा, यानी कि जेम्स लैंगे थ्योरी इस बात की भावना घटनाओं के प्रति हमारी शारीरिक प्रतिक्रिया की व्याख्या करने में सफल होती है, जेम्स लैंगे थ्योरी। ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन नंबर 28 के लिए जो है राइट आंसर है। क्लियर हो गया बात। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29। ये आपका पढ़ा हुआ क्वेश्चन है, इजीली आप मार्क कर सकते हैं। वाइगॉस्की के निकट विकास क्षेत्र यानी कि थ्योरी ऑफ ZPD का क्या अर्थ है, ये आपको बताना है। तो मैं सीधा आपको राइट आंसर की ओर लेके जाऊंगा, क्योंकि मैं कई बार आपको ये समझा चुका हूं। तो देखो, द लेवल या द डिफरेंस बिटवीन व्हाट ए लर्नर कैन डू इंडिपेंडेंटली एंड व्हाट दे कैन डू विद द हेल्प, वह अंतर जिसे एक शिक्षार्थी स्वतंत्र रूप से या फिर किसी की मदद से कर सकता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, ZPD थ्योरी बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका अभिष्ट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, अकॉर्डिंग टू पियाजे चिल्ड्रन इन कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, कौन सी स्टेज है, तीसरी अवस्था है। परिचालन अवस्था में बच्चे निम्नलिखित में से क्या कर सकते हैं, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर देखो राइट आंसर रहेगा परफॉर्म लॉजिकल ऑपरेशन ऑन कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट्स। तो बी इसका अभिष्ट उत्तर हो गया। भौतिक वस्तुओं के बारे में तर्क यानी कि लॉजिक डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है इस अवस्था में। तो यहाँ पर जो आयु होती है 7 से 12 साल तक की अवस्था होती है। तो इसमें क्या करता है, बच्चे जो है किसी भी चीज के बारे में जो सोच समझ के निर्णय लेने लगते हैं, लॉजिक डेवलप हो जाता है। तो भौतिक वस्तुओं के बारे में तर्क करना और संरक्षण की अवधारणा को समझना पियाजे का तीसरा सिद्धांत है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, विच ऑफ द फॉलोइंग नीड्स मस्ट बी सेटिस्फाइड फर्स्ट अकॉर्डिंग टू द मैस्ले हायरार्की। तो ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। पहले भी आपसे क्या पूछा था कि सबसे टॉप वाला क्या था, तो सबसे टॉप वाली जो नीड है वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन यानी कि आत्म साक्षात्कार जो सबसे ऊपरी चरण पर आता है। और सबसे निम्न चरण पर जो आता है वो क्या है भाई, वो है हमारी फिजियोलॉजिकल नीड्स, जिसको हम शारीरिक आवश्यकताएं भी बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका अभिष्ट उत्तर होगा क्वेश्चन नंबर 31 के लिए। इसको आप समझ सकते हैं, ऑलरेडी मैं आपको समझा चुका हूँ। पहली नीड क्या है, फिजियोलॉजिकल नीड है। दूसरी क्या है, सेफ्टी नीड है। तीसरी हमारी क्या आती है, लव एंड बिलोंगिंग्स आती है। चौथी हमारी एस्टीम नीड, और पांचवी हमारी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन 32, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ब करस्पॉन्ड टू द एप्लीकेशन लेवल इन ब्लूम्स रिवाइज्ड टैक्सोनॉमी। ब्लूम के संशोधित वर्गीकरण में एप्लीकेशन स्तर से कौन सी क्रिया शब्द मेल खाती है, ये आपको बताना है। एक्सप्लेन, कंपेयर, सॉल्व या फिर रिकॉल। तो राइट आंसर क्या होगा भाई यहाँ पर हमारे पास में, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा सॉल्व करना। क्या पूछा गया, करस्पॉन्ड टू द एप्लीकेशन लेवल आपको बताना था। तो अप्लाई करना, देखो एक्सप्लेन करना, कंपेयर करना, सॉल्व करना, रिकॉल करना, याद करना, रिमेम्बरिंग, यानी कि नीचे वाला चरण आ जाता है सबसे। तो यहाँ हमसे क्या पूछा गया है कि संशोधित वर्गीकरण में एप्लीकेशन स्तर में कौन सी क्रिया में मेल खाता है, तो समाधान करना यानी कि सॉल्व करने से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। समावेशी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है, सभी बच्चों के लिए एक विशेष शिक्षा की प्रदान करना,
समावेशी शिक्षा का मतलब ये नहीं कि आप विशेष शिक्षा दे रहे हैं, नहीं। विभिन्न क्षमताओं वाले बच्चों को सामान्य विद्यालय में एकीकृत करना, विकलांग बच्चों को विशेष विद्यालयों के लिए तैयार करना, केवल सीखने में कठिनाई वाले छात्रों पर ध्यान केंद्रित करना। तो राइट आंसर क्या है हमारे पास? ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर, विभिन्न क्षमताओं वाले बच्चे को सामान्य विद्यालयों में एकीकृत करने की जो व्यवस्था होती है हमारी, समान रूप से दी जाने वाली शिक्षा समावेशी शिक्षा कहलाती है। सीधा और सच्चा जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, एडीएसडी, ये भी मैं प्रश्न आपको करा चुका हूँ। अटेंशन डिफरेंट हाइपर डिसेप्टिविटी ऑर्डर इज मोस्टली लाइकली टू हैव डिफिकल्टी विद। जो ऑटिज्म या एडीएसडी वाले जो चाइल्ड होते हैं, वो बच्चे किस में सबसे अधिक कठिनाई का सामना करते हैं? देखने में, सामाजिक संपर्क में, ध्यान और आवेग नियंत्रण, या फिर मोटर स्किल। तो ऑप्शन क्या होगा राइट आंसर? ऑप्शन सी होगा। देखो, जो देखने संबंधित बच्चे होते हैं वो विजुअल इंपेयरमेंट कहलाते हैं, यानी कि जो देख नहीं सकते, दृष्टि बाधित बच्चे। सोशल इंटरेक्शन, जब समाज से संपर्क नहीं कर पाते। मोटर कौशल अलग हो गया, जिसमें आप छोटी छोटी चीजें करने में तकलीफ का सामना करना पड़ता है बच्चे को, दैनिक कार्य करने में, वो मोटर स्किल्स के अंतर्गत आ जाएगा। लेकिन एडीएसडी का मतलब क्या है भाई? यहाँ पर बच्चे का ध्यान केंद्रित करने का किसी भी चीज पर जो समय अवधि होती है वो बहुत कम होती है। बच्चा बहुत जल्दी से गुस्सा कर जाता है, हाइपर कर जाता है, उसी से आप समझ सकते हो। तो इसको बोलते हैं कंसंट्रेशन एंड इम्पल्स कंट्रोल, यानी कि ध्यान और आवेग नियंत्रण। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो गया क्वेश्चन 34 का। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बार रिपीट होता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं क्वेश्चन 35 पर। क्वेश्चन 35 को देखते हैं पहले। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन कॉग्निशन एंड इमोशंस चैप्टर से लिया गया है। आपको बताना है संज्ञान और भावनाओं के बीच का जो सबसे अच्छा संबंध तरीका जो आपको समझाता है वो क्या हो सकता है यहाँ पर। तो देखो, राइट आंसर पर हम चलें तो संज्ञान और इमोशंस के लिए, इमोशंस जो होते हैं इन्फ्लुएंस करते हैं कॉग्निटिव प्रोसेस लाइक मेमोरी एंड डिसीजन मेकिंग। जो हमारी भावनाएं, स्मृति होती हैं, वो निर्णय लेने जैसी संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं को प्रभावित कर सकती हैं। तो ये एक अच्छा रिलेशन है किसका? इमोशंस का, इमोशंस का और संज्ञान का। क्या भाई कि जो भी हम याद रखना हमें, या किसी चीज के बारे में हमें कोई डिस्कशन, निर्णय लेना, ये सारी जो प्रक्रियाएं होती हैं वो किस पर? इमोशंस पर भी डिपेंड करती हैं और संज्ञान पर भी डिपेंड करती हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन 36। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ ऑब्जर्वेशन लर्निंग अकॉर्डिंग टू द बेंड्यूरा। बेंड्यूरा की थ्योरी हमने शायद नहीं करी है अभी तक। होपफुली मैं आपको थ्योरी चैप्टर नोट्स में प्रोवाइड करा दूंगा। टाइम होगा हमारे पास में, हम कर पाएंगे तो हम इसको लेक्चर में भी समझेंगे। ठीक है, क्वेश्चन आता है बट उतने ज्यादा हाई लेवल पर क्वेश्चन बेंड्यूरा का नहीं आता। जो इंपॉर्टेंट थ्योरीज है वो ऑलरेडी कवर अप करा चुका हूं। तो बेंड्यूरा के अनुसार अवलोकन अधिगम का एक उदाहरण क्या है, ये आपको बताना है। तो राइट आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चाइल्ड इमिटेटिंग देयर टीचर बिहेवियर इन द क्लास। एक बच्चा कक्षा में अपने शिक्षक के व्यवहार की नकल करता है, तो ये अवलोकनात्मक अधिगम का एक उदाहरण बन सकता है। अवलोकन मतलब क्या होता है? ऑब्जर्व करना, किसी चीज को देखना लगातार। तो जो हम अब किसी भी टीचर के बिहेवियर को हम दोहराएंगे, तो हम कब दोहरा सकते हैं? जब हम उस टीचर की गतिविधि को ध्यान से देखेंगे, ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे। तो यही क्या है? बेंड्यूरा की ऑब्जर्वेशन लर्निंग है। और ये किस चीज पर जोर देते हैं? इनकी जो थ्योरी है वो क्या कहलाती है? अवलोकनात्मक, यानी कि अवलोकनात्मक जो अधिगम है वो बेंड्यूरा की थ्योरी है। अवलोकन करना, किसी चीज को देखना, उससे देखकर सीखना, उसको दोहराना, ये बेंड्यूरा ने बताया। तो ऑप्शन सी इसको बिल्कुल सही से डिस्क्राइब करता है। क्वेश्चन आता है 37। एट स्टेज What stage of Piaget theory of cognitive development does a child typically begins to understand the concept of conservation? ये क्वेश्चन मैंने घुमा के पूछ लिया है दोबारा से। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के किस चरण में बच्चा संरक्षण की अवधारणा को समझना शुरू कर देता है? सेंसरी मोटर में, प्री ऑपरेशन में, कॉन्क्रीट में, या फिर फॉर्मल ऑपरेशन में? तो कंजर्वेशन बच्चे को कौन सी अवस्था में समझ में आने लगता है? तो भाई सीधी सी बात है, तीसरी अवस्था में बच्चे को समझ में आने लगता है, जिसको हम ठोस परिचालन अवस्था बोलते हैं, कॉन्क्रीट यानी कि ठोस। और ये कौन सी स्टेज है, कौन सा लेवल है? तीसरा लेवल है। ठीक है, यहाँ पर बच्चे क्या करने लगता है? लॉजिक, तर्क आ जाता है ना बच्चे के अंतर्गत। तो बच्चा जो है कंजर्वेशन को भी, संरक्षण के नियम को भी समझने लगता है। और कहाँ नहीं समझता तो वो ऑप्शन बी आएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि कंजर्वेशन को बच्चा कहाँ, कौन सी स्टेज में डेवलप होता है कंजर्वेशन, तो ऑप्शन बी में डेवलप होता है। नेक्स्ट बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 38। विच टाइप ऑफ मोटिवेशन ड्रिवन बाय
द डिजायर टू परफॉर्म एन एक्टिविटी फॉर इट्स इनहेरेंट सेटिस्फेक्शन रेदर देन फॉर ए सेपरेबल आउटकम। हिंदी में देख लो भाई, किस प्रकार की प्रेरणा उस गतिविधि को करने की इच्छा से संचालित होती है जो स्वयं में संतोषजनक हो, न कि किसी बाहरी परिणाम के लिए। कहने का मतलब है, क्वेश्चन को इतना लंबा चौड़ा जो दिया गया है, आपसे केवल इतना पूछा गया है कि आप बाहरी रूप से प्रेरित नहीं है, आप अंदरूनी रूप से प्रेरित हैं, तो उसे आप क्या बोलेंगे? बाह्य प्रेरणा बोलेंगे, इंट्रिंसिक मोटिवेशन बोलेंगे, नेगेटिव रिइंफोर्समेंट, या ऑपरेंट कंडीशनिंग। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा 38 के लिए यहाँ पर। इसे हम क्या बोलते हैं? जब बच्चा अंदरूनी रूप से प्रेरित होता है, आंतरिक अभिप्रेरणा। बाह्य रूप से यानी कि दूसरों के द्वारा, जब आपके टीचर्स के द्वारा, माता पिता के द्वारा जब प्रेरित होता है तो उसे हम बाह्य प्रेरणा बोलते हैं। तो यहाँ राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास 39, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रैक्टिस इज मोस्ट क्लोजली गेन्ड विद द प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। निम्नलिखित में से कौन सा समावेशी शिक्षा के सिद्धांतों में सबसे निकटता से संबंधित है, ये आपको बताना है। तो देखो, समावेशी शिक्षा बार बार आपसे पूछा जाएगा, मैं भी आप लोगों के सामने क्वेश्चन रख रहा हूं। तो यहाँ पर समावेशी शिक्षा में सबसे सही जो रहेगा ऑप्शन नंबर बी। बी क्या बोल रहा है? डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन टू मीट द नीड्स ऑफ ऑल लर्नर्स। तो देखो, सभी विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विभेदित शिक्षण का उपयोग करना। विभेदित शिक्षण, डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन का मतलब क्या होता है कि अलग अलग प्रकार की, अलग अलग यानी कि डिफरेंट डिफरेंट प्रकार की टेक्निक्स का इस्तेमाल करेंगे, यानी कि शिक्षण विधि को बदल बदल कर आप पढ़ाएंगे। हो सकता है एक बार ऑडियो वीडियो मेथड का यूज कर रहे हैं, दूसरी बार आप लेक्चर मेथड का यूज कर रहे हैं, तीसरी बार आप एक्टिविटी पर आधारित अपना शिक्षण कर रहे हैं, चौथी बार आप क्या कर रहे हैं कि आप कोई प्रैक्टिकल के माध्यम से, ग्रुप एक्टिविटी के माध्यम से आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तो इस प्रकार का शिक्षण करना बहुत जरूरी है। अलग अलग तरीके के निर्देश देना बच्चों को बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर अलग अलग प्रकार के बच्चे होते हैं समावेशी शिक्षा में, तो उनको अलग अलग तरीकों से पढ़ाना बहुत जरूरी होता है। सब हर एक बच्चा एक तरीके से नहीं समझ सकता। क्वेश्चन आता है भाई हमारे पास 40, which theory of language development suggests that children are born with innate ability to learn language। तो भाई इसको आप बहुत अच्छे से बता सकते हो। भाषा विकास का कौन सा सिद्धांत ये सुझाव देता है कि बच्चे भाषा सीखने की अंतर्निहित क्षमता के साथ पैदा होते हैं? व्यवहारवादी बोलते हैं, या फिर इंटरेक्शन संवाद वादी सिद्धांत है, सामाजिक अधिगम सिद्धांत है, जन्मजात सिद्धांत है। तो ये आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 40 के लिए क्या राइट आंसर रहेगा। तो देखो, जन्मजात, जब बच्चे के अंदर कुछ क्षमताएं आती हैं तो उनको बोलते हैं नेटिविस्ट थ्योरी है। तो नॉम चॉम्स्की इसके बारे में बहुत अच्छे से बात करते हैं। नॉम चॉम्स्की ने क्या बताया? भाषा पर इनका बहुत ज्यादा जोर रहा है नॉम चॉम्स्की का भाषा को सीखने के लिए। वो भी क्या बोलते हैं कि भाषा को बच्चा जन्मजात क्षमताओं के साथ, जो जन्मजात क्षमता लेकर ही पैदा होता है, भाषा सीखने की क्षमता जो होती बच्चे की। तो ये क्या बोलते हैं? इनिटेट एबिलिटी बोलते हैं, यानी कि नेटिविस्ट थ्योरी कहलाती है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 41, विच टाइप ऑफ असेसमेंट इज प्राइमरीली डिजाइन टू प्रोवाइड फीडबैक ड्यूरिंग द लर्निंग प्रोसेस टू इंप्रूव टीचिंग लर्निंग स्टूडेंट। किस प्रकार का मूल्यांकन मुख्य रूप से शिक्षण और छात्र की अधिगम सुधारने के लिए सीखने की प्रक्रिया के दौरान प्रदान करने के लिए डिजाइन किया जाता है? जब हम सीखने की प्रक्रिया के दौरान छात्र अधिगम में सुधार लाने के लिए जो मूल्यांकन करते हैं, जो आकलन करते हैं, वो क्या कहलाता है? योगात्मक मूल्यांकन कहलाएगा, रचनात्मक कहलाएगा, डायग्नोस्टिक कहलाएगा, या नॉन रेफरेंस असेसमेंट कहलाएगा। देखो, मैंने क्वेश्चंस आपको हर एक पहलू पर पूछ लिया, तो ये टॉपिक आपका बिल्कुल भी गलत नहीं हो सकता इससे अगर प्रश्न आएगा और आपने ध्यानपूर्वक समझा है। तो राइट आंसर क्या है? इसको हम बोलते हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट, यानी कि प्रारूपिक मूल्यांकन, या फिर रचनात्मक भी बोल रहा हूं मैं इसको, कुछ भी बोल सकते हो, और समेटिव को हम योगात्मक भी बोल सकते हैं। पूछा गया है शिक्षण प्रक्रिया के दौरान जब आप बच्चे का मूल्यांकन करते हो, यह समझने के लिए बच्चे कहाँ सीखने में कठिनाई हो रही है, क्या बच्चे का आउटकम निकल के आ रहा है, तो फीडबैक बच्चे का लेने के लिए, तो वहां पर हम फॉर्मेटिव असेसमेंट देखेंगे हमेशा। तो क्वेश्चन नंबर 41 के लिए राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट बढ़ते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 42, अकॉर्डिंग टू द एरिक एरिक्सन थ्योरी ऑफ साइको सोशल डेवलपमेंट, व्हाट इज द प्राइमरी कॉन्फ्लिक्ट फेस्ड बाय चिल्ड्रन इन इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट स्टेज। तो देखो, एरिक एरिक्सन को बहुत अच्छे से मैंने आपको समझाया था, नोट्स भी उसके मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ नोट्स वाले ग्रुप में। तो बहुत अच्छी थ्योरी है, समझना चाहिए कि कैसे कैसे जो व्यक्ति जो है अपनी पूरी लाइफ की जो जर्नी है उसमें क्या क्या चीजों को फेस करता है, वो सारी चीजें साइको सोशल डेवलपमेंट में बताई गई हैं। किस प्रकार से व्यक्ति का विकास होता है, क्या क्या चीजें वो फेस करता है। तो यहाँ पर पूछा गया इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट स्टेज कौन सी है जिसमें बच्चा ये चीजों को फेस करता है। तो ऑप्शन नंबर ए, देखभाल करने वालों में विश्वास विकसित करना, स्वायत्ता और स्वतंत्रता की भावना, गतिविधि में पहल करना, या मजबूत सहकर्मी संबंध बनाना। तो इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट यहाँ पर क्या है?
तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, टेकिंग इनिशिएटिव इन एक्टिविटीज एंड ओवरकमिंग फीलिंग ऑफ गिल्ट, यानी कि गतिविधियों में पहल करना और अपराध बोध की भावना को दूर करना, इसी को हम क्या बोलते हैं, इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट। कि बच्चा जो है शुरुआत कर देता है चीजों की, किसी भी एक्टिविटी को करने के लिए, अगर वो उसको पूरा कर पाता है तो वो अच्छा फील करता है, और जब उसको पूरा नहीं कर पाता है तो उसमें अपराध बोध की भावना आ जाती है। ऐसा मैंने आप लोगों को सारी स्टेजेस को बहुत बारीकी से समझाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, अकॉर्डिंग टू होवर्ड गार्डनर ऑफ मल्टीपल थ्योरी इंटेलिजेंस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। आपको बताना है इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस यानी कि अंतर व्यक्तित्व बुद्धिमत्ता का एक उदाहरण कौन सा होगा, ये आपको बताना है। हॉवर्ड गार्डनर की थ्योरी के मुताबिक ये प्रश्न पूछा गया है, तो राइट आंसर क्या होगा ये आपको बताना होगा, एबिलिटी टू कम्युनिकेट एंड वर्क इफेक्टिवली विद अदर्स, दूसरों के साथ प्रभावी ढंग से संवाद करने और काम करने की क्षमता। क्या पूछा गया, इंटरपर्सनल पूछा गया था ना, तो इंटरपर्सनल में क्या होता है, आप ए व्यक्ति आप हो और बी व्यक्ति के साथ में आप जब काम करेंगे, संवाद करेंगे, तो इंटरपर्सनल आ जाता है। जब अपने आप से ही आप कम्युनिकेशन करना शुरू कर देते हैं, वार्तालाप करना शुरू कर देते हैं, तो इंट्रा आ जाता है। तो इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस यानी कि दो व्यक्तियों के बीच की बात हो रही है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, दूसरों के साथ प्रभावी ढंग से संवाद करना और काम करने की क्षमता। तो सी अभिष्ट उत्तर। क्वेश्चन आता है 44, लेव वाइगॉस की सोशियो कल्चर थ्योरी, व्हाट इज द रोल ऑफ मोर नॉलेजेबल अदर। तो भाई ऐसा हो ही नहीं सकता लेव वाइगॉस की थ्योरी में ये चीजें ना पूछी जाए। कौन सी, जेडपीडी थ्योरी, ऑलरेडी क्वेश्चन पूछ लिया। एमकेओ क्या है, मोर नॉलेजेबल अदर, दोनों टर्म को मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। तो इसमें आपको राइट आंसर बताना है क्या होगा भाई। तो राइट आंसर रहेगा यहाँ पर हमारे पास, ऑप्शंस आप लोगों के सामने है, मैं आपको डायरेक्ट राइट आंसर बता रहा हूं। टू प्रोवाइड इंस्ट्रक्शन एंड गाइडेंस टू हेल्प द चाइल्ड रीच हायर लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग। क्या होता है ये, बच्चों को उच्च स्तर की समझ तक पहुंचने में आपको क्या करना होता है, मदद करने के लिए निर्देश और मार्गदर्शन प्रदान करना ही क्या कहलाता है, मोर नॉलेजेबल अदर, एमकेओ बोलते हैं इसको। नेक्स्ट बढ़ेंगे क्वेश्चन 45, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट डिस्क्राइब द स्कैप फोल्डिंग इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ वाइगॉस्की की थ्योरी। तो भाई वाइगॉस्की की थ्योरी में आपको स्कैप फोल्डिंग भी मिलेगा, तो इसलिए वाइगॉस्की की थ्योरी सोशियो कल्चर थ्योरी है। पहली चीज जेडबीडी, दूसरी अभी हमने एमकेओ भी देख ली, तीसरा हमारे पास क्या आ गया, स्कैप फोल्डिंग भी आ गया। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है, क्योंकि भाई यहीं से प्रश्न बनते हैं, और यही कॉन्सेप्ट अगर आपके क्लियर है तो आप इजिली आंसर करते हुए चले जाओगे। और यही इसलिए मैंने मैराथन में ये वाले क्वेश्चंस को इंक्लूड किया है भाई। आई होप आपको अगर जैसे जैसे सेशन आगे बढ़ रहा है आप लोगों को इंटरेस्ट आ रहा होगा, समझ में आ रहा होगा कि आपकी कहाँ वीकनेसेस है, कहाँ पर स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। क्लियर बात। तो राइट आंसर क्या रहेगा क्वेश्चन नंबर 45 के लिए, जो हमारे पास राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर 20 का अभिष्ट उत्तर रहने वाला है। ग्रेजुअल विड्रॉल ऑफ सपोर्ट एज द लर्नर बिकेम मोर इंडिपेंडेंट। स्कैप फोल्डिंग का क्या होता है, जैसे जैसे शिक्षार्थी अधिक स्वतंत्र होते जाते हैं, समर्थन को धीरे धीरे कम करने की जो प्रक्रिया होती है वो स्कैप फोल्डिंग कहलाती है। बेसिकली सहायता दी जाती है बच्चे को तब तक जब तक बच्चे को जरूरत है, जब ऐसा लगता है कि बच्चे को जरूरत नहीं है तो उस सहायता को हटा दिया जाता है। इसी को हम क्या बोल रहे हैं, वाइगॉस्की की थ्योरी में स्कैप फोल्डिंग बोल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आता है 46, कॉग्निशन और इमोशंस वाले टॉपिक से ये क्वेश्चन रखा गया है यहाँ पर। पहले प्रश्न देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन कॉग्निशन एंड इमोशन। संज्ञान और भावनाओं के बीच के संबंध के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। ये है हमारे पास ऑप्शंस, तो हम ऑप्शंस देखते हैं। तो देखो, संज्ञान भावनाएं निर्णय लेने, ध्यान और स्मृति को प्रभावित करती है, तो ये क्वेश्चन मैंने अभी भी रिपीट किया था, शायद दोबारा से आ गया। इमोशन कैन इन्फ्लुएंस डिसीजन मेकिंग, अटेंशन एंड मेमोरी। तो ऑप्शन नंबर बी सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है भाई 47, पॉजिटिव रेनफोर्समेंट पर ये क्वेश्चन आया है कि जो स्किनर की ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी है उसमें पॉजिटिव रेनफोर्समेंट क्या है। अनुबंधन के सिद्धांत के अनुसार सकारात्मक सुदृढ़ीकरण में क्या चीज शामिल होती है, ये हमें बताना है। क्वेश्चन डील कर रहे हैं हम 48 या 47 पर हम पहुंच चुके हैं। तो राइट आंसर हमारे पास रहेगा 47 के लिए ऑप्शन नंबर ए क्या बोलता है, किसी व्यवहार के बाद एक सुखद उत्तेजना प्रस्तुत करके उस व्यवहार को बढ़ाना क्या है। व्यवहार मैंने अभी बताया था ना, व्यवहार हमारा बढ़ रहा है तो पॉजिटिव रेनफोर्समेंट की तरफ जा रहा है, और किसी प्रक्रिया को करके हमारा व्यवहार जो है उस व्यवहार को पुनः रिपीट करने की जब जो बात आती है तो वो अगर कम हो रहा है तो निगेटिव रेनफोर्समेंट। पॉजिटिव में क्या हो रहा है, आपका व्यवहार को होने की प्रायिकता बढ़ जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। क्या पॉजिटिव रेनफोर्समेंट पूछा गया था ना, तो इसलिए हमने कहा किसी व्यवहार के बाद सुखद उत्तेजना प्रस्तुत करके उस व्यवहार को बढ़ाना या पुनः रिपीट करना, पुनः करना। कोहलबर्ग स्टेजेस ऑफ मोहर डेवलपमेंट, इंडिविजुअल एट कॉग्निशन लेवल
बेस देयर मॉरल रीजनिंग ऑफ। क्या पूछा गया है भाई, कोहलबर्ग के नैतिक विकास के चरण में सम्मेलन स्तर पर व्यक्ति अपने नैतिक तर्क का आधार किस पर रखते हैं, ये आपको बताना है। कॉग्निशन कन्वेंशनल लेवल पूछा गया है, ये कौन सा लेवल होता है, ये लेवल नंबर 2 है। कोहलबर्ग के स्टेजेस के आंसर करना है हमें। तो यहाँ पर देखो व्यक्तिगत इनाम और सजा की बात होती है, तो ये तो स्टेज 1 की बात हो गई भाई। देखो सामाजिक कानून और नियम, सार्वभौमिक नीति और सिद्धांत, तो ये स्टेज तीसरे में आ जाएगा। तो ये भी मैंने पूछ लिया पीछे, ये वाला प्रश्न भी पूछ लिया मैंने। सजा और डर, तो भाई वही हो गया। तो राइट आंसर क्या है हमारे पास, सोशल रूल एंड लॉज के, यानी कि सामाजिक नियम में बंधा हुआ है व्यक्ति और कानून में बंधा हुआ है, इसलिए वो क्या करता है, नैतिकता का पालन करता है। ये इस स्टेज में बताया गया है। तो कन्वेंशनल स्टेज किस चीज को बता दिया कि भाई रूल्स में और सोशल लॉ में व्यक्ति बंधा हुआ है, इसलिए नैतिकता का पार्ट दुनिया को भी पढ़ा रहा है और अपने बारे में भी बात करता है नैतिकता के बारे में। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 49। अकॉर्डिंग टू पियाजे ए चाइल्ड इन ए प्री ऑपरेशनल स्टेज 2 से 7 साल की जो होती है, इज मोस्टली लाइकली टू स्ट्रगल विद विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट, ऑब्जेक्ट परमानेंस, वस्तु स्थायित्व, ईगोसेंट्रिज्म, अहम केंद्रिता, काल्पनिक तर्क या फिर संरक्षण। तो देखो इस स्टेज में तो बच्चा क्या होता है, प्री ऑपरेशनल स्टेज में कंजर्वेशन थ्योरी में ज्यादा फंसा होता है। 49 का राइट आंसर क्या होगा, संरक्षण का नियम इसमें बच्चा ज्यादा देखता है, चीजों को रिवर्स नहीं कर पाता है ना। संरक्षण का नियम क्या है, चीजों को जोड़ के देखता है लेकिन उनको वापस तोड़ के नहीं देख पाता, कंजर्वेशन हो गया। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो गया। कई बार देख चुके हैं भाई इसको हम। ए चाइल्ड हु हैज डिफिकल्टी रीडिंग इंटरप्टिंग वर्ड्स विद एंड लेटर इज मोस्ट लाइकली डायग्नोज्ड विद विच ऑफ द फॉलोइंग डिफिकल्टी, बच्चा जिसे शब्दों और अक्षरों को पढ़ने संबंधित कठिनाई होती है, उसे निम्नलिखित में से कौन सी विकलांगता होने का डर है। क्या पूछा, पढ़ने संबंधित। तो ये डिस्ग्राफिया हो गया, डिसलेक्सिया हो गया, एडीएचडी होगा या ऑटिज्म होगा। तो ये होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, डिसलेक्सिया। सिलेक्सिया का मतलब क्या होता है, पढ़ने संबंधित, पढ़ने संबंधित। और ये किस प्रकार की डिफिकल्टी है, अधिगम क्षमताएं, जिसको हम कॉग्निटिव डिसेबिलिटी भी बोल रहे थे, पीछे प्रश्न पूछा था। डिस्ग्राफिया राइटिंग यानी कि लिखने संबंधित जब बच्चे को परेशानी होगा। एडीएचडी क्या है, अभी मैंने देखा था, जिसमें बच्चे का अटेंशन स्पैन बहुत ज्यादा कम होता है, ये बच्चा हाइपर एक्टिव होता है, तो उत्तेजना से भरा हुआ बच्चा होता है। तो इसमें अलग अलग प्रकार के इन बच्चों में डिसऑर्डर देखे जाते हैं, क्योंकि एक चीज नहीं होती, इसमें न्यूरो यानी कि मस्तिष्क भी जुड़ा होता है, आपका संज्ञान भी जुड़ा होता है, फिजिकल भी बच्चे को परेशानी का सामना करना पड़ता है, इमोशनल भी बच्चे को परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो काफी सारी चीजें जुड़ी होती हैं इसमें एडीएचडी में। फिलहाल 50 के लिए राइट आंसर क्या था हमारे पास, ऑप्शन नंबर बी, डिसलेक्सिया, पढ़ने संबंधित विकार। तो भाई ये था हमारा मैराथन सीरीज का लास्ट क्वेश्चन। 50 क्वेश्चन को आज हमने देखा। क्वेश्चन कैसे लगे भाई कॉमेंट करके जरूर बता देना। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना। मिलेंगे आपसे और मैराथन सेशन में। नोट्स वगैरह परचेस करने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया, या टेलीग्राम से कनेक्ट कर सकते हो। चैनल पे नए हो तो यार सब्सक्राइब जरूर कर लेना, एक कमेंट जरूर लीव करना। मैराथन सेशन आपको कैसा लगा, ये सारे क्वेश्चंस प्रिपेयर करने में काफी ज्यादा टाइम लगता है, तो कीप सपोर्टिंग। थैंक यू, मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में।